नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भूगोल का जो हम अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कल से शुरू किए हुए हैं, उसमें आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए क्रम में पर्वत श्रेणी को सजाना है। तो आपको इसमें बताना है कि उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए क्रम में इसमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सही क्रम में दी गई है, आपको उसको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सबसे उत्तर में आपको मिलेगी काराकोरम। काराकोरम सबसे उत्तर में, फिर आपको मिलेगी काराकोरम के ठीक नीचे लद्दाख श्रेणी मिलेगी। लद्दाख की आपके ठीक नीचे मिलेगी जास्कर पर्वत श्रेणी, और उसके बाद आपको मिलेगी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि पीर पंजाल सबसे दक्षिण में है और काराकोरम सबसे उत्तर में है। तथा शुरू की जो मैंने आपको 3 पर्वत श्रेणियाँ बताई, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, ये तीनों जो है आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय जो है उसका पार्ट है। ये तीनों काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, तथा आपको मैंने सबसे दक्षिण में जो बताया था पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, यह आपको मिलेगा मध्य हिमालय का पार्ट, यानी कि मध्य हिमालय में अवस्थित है यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपके से एग्जाम में यह पूछा जा सकता है क्रम। तो ये क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपसे पूछा जा सकता है, या तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपको पर्वत श्रेणियां पूछी जा सकती है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा अगर हम बात करें अपने पर्वतीय क्षेत्रों की, तो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है कि इसका जो निर्माण है यह हिमालय से पहले ही हो चुका है, यानी कि इसका ट्रांस हिमालय का जो निर्माण, इसका मतलब होता है इसका हिमालय से पहले ही निर्माण हो चुका है, इसीलिए इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद आपका आता है बृहद हिमालय, यानी कि ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद आता है तीसरे नंबर पर आपका मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद आता है आपका चौथे नंबर पे शिवालिक हिमालय। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आपका बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद आपका आएगा कौन सा, तो लघु या मध्य हिमालय, तथा चौथे नंबर पे आपका आएगा शिवालिक, यानी कि शिवालिक सबसे नीचे है और ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है। तो यह भी क्रम आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम, यानी कि ये जो आपके पास सामने पर्वत शिखर दिए गए हैं, इन पर्वत शिखरों में से कौन पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में सही है, आपको उसको बताना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल सही है, कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, सिक्किम, यानी कि कंचनजंगा सबसे पूर्व में, यानी कि कंचनजंगा जो श्रेणी है आपको मिलेगी सिक्किम में। सिक्किम के बाद आप बढ़ते जाएंगे तो मिलेगा आपको एवरेस्ट, मिलेगा माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आपको मिलेगी अन्नपूर्णा, और सबसे आपको पश्चिम में मिलेगा धौलागिरी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद देखिएगा, आपको सबसे पश्चिम में कौन सा मिलेगा, तो धौलागिरी आपको सबसे पश्चिम में मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और काराकोरम श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने अभी डिस्कस किया था ट्रांस हिमालय के बारे में। तो जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है उसको जो है उसके जो है 4 श्रेणी, उसको भी 4 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं ट्रांस हिमालय को। तो जो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इस 4 भागों में सबसे पहले आपका आता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद आपका कौन सा आ जाएगा काराकोरम के बाद आपका आ जाएगा लद्दाख श्रेणी आपकी आ जाएगी। लद्दाख के बाद आपका आ जाता है जास्कर श्रेणी, और जास्कर के बाद आपका आ जाएगा कैलाश। तो इन 4 भागों में हम बांट सकते हैं ट्रांस हिमालय को, तथा इसमें से जो है काराकोरम श्रेणी जो है यह हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे लंबी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। इसे भी आप याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे लंबी जो श्रेणी है वो है काराकोरम श्रेणी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपको जाएगा, यानी कि बृहद हिमालय का यहाँ की ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम श्रेणी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो काराकोरम श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा भाग है, तो काराकोरम के बाद ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के बाद जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी के बाद आपका आता है कैलाश श्रेणी। तो ये भी क्रम आपको याद रखना, सभी क्रम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए या तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी मैं आपको श्रेणियां बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां इंपॉर्टेंट हैं। सबसे उत्तर में आपको मिलेगी काराकोरम श्रेणी, उसके बाद आपको मिलेगी काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे आपको मिलेगा जास्कर, और जास्कर के नीचे आपको मिलेगा कैलाश श्रेणी। यानी कि सबसे, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी है कैलाश और सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम। तो आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम काराकोरम श्रेणी की बात करें तो हम बात कर लेते हैं काराकोरम श्रेणी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो काराकोरम श्रेणी की हम बात करें तो यह ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची रेंज है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद आप याद रखिएगा जो इसकी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी वो है गार्डविन आस्टीन, यानी कि K2 जो है यह काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। K2 को हम गार्डविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं तथा यह POK में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें मिलेगा यह K2। तथा यह जो है आप याद रखिएगा, यह जो K2 है यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो K2 है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, K2 को हम गार्डविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं, यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है तथा यह काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली यहां से पूछा जाएगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है गार्डविन आस्टीन जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो मैंने आपको अभी बताया काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टीन K2, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है गार्डविन आस्टीन यानी कि K2 की। तथा यह दुनिया की सेकेंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जो कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। आप याद देखिएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित यह है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जो कि यह काराकोरम श्रेणी में आपको मिलेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट निम्न में से किसका हिस्सा है? यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मैंने आपको सेकेंड नंबर बताया था गार्डविन आस्टीन K2 आती है दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो जो माउंट एवरेस्ट है आप ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय का हिस्सा, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपको बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय में मिलेगा। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। था यार कहाँ पे स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो नेपाल में स्थित है। तथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम कहते हैं सागर माथा के नाम से। किस नाम से? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और किसको? तो माउंट एवरेस्ट को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। यह नेपाल में स्थित है तथा यह ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय का पार्ट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ऑपरेशन मेघदूत का संबंध निम्न में से किस ग्लेशियर से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं एक सियाचिन का युद्ध हुआ था। तो सियाचिन का जो युद्ध लड़ा गया था उसी युद्ध के दौरान जो भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत। यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही, जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था यह सियाचिन ग्लेशियर पे जो युद्ध हुआ था उसी के दौरान ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यह जो सियाचिन ग्लेशियर है यह भारत का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी कुल अगर हम लंबाई की बात करें तो 76 किलोमीटर तक यह फैला है। यहाँ पे आप देखिएगा यह 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है सियाचिन ग्लेशियर। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है जहाँ पे युद्ध लड़ा गया तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। तथा जो युद्ध लड़ा गया था सियाचिन ग्लेशियर पर तथा भारतीय सेना के द्वारा जो अभियान चलाया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में यह 100% पूछा जाएगा। तथा इसकी कुल लंबाई है 76 किलोमीटर तथा यह भारत का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है? तो आप याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। आप याद रखिएगा
जो नुब्रा नदी है इसका जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन है वो होता है सियाचिन ग्लेशियर से। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो नुब्रा नदी है यह ट्रिब्यूटरी किसकी है, सहायक नदी किसकी, तो श्योक नदी की। तो श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप याद रखिएगा बियाफो ग्लेशियर। आप याद रखिएगा बियाफो जो ग्लेशियर है यह भारत का दूसरा यानी कि सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो यह है 70 किलोमीटर है। अगर हम भारत के सबसे लंबे ग्लेशियर की बात करें तो पहले नंबर पे आपका था कौन सा, तो पहले नंबर पे आपका था सियाचिन ग्लेशियर। इसकी कुल लंबाई आपको मिलेगी 76 किलोमीटर। तो दोनों आपको याद रखना, बियाफो सेकेंड नंबर पे है, इसकी लंबाई है 70 किलोमीटर, और सियाचिन पहले नंबर पे है जिसकी लंबाई है 76 किलोमीटर, यानी कि 70 किलोमीटर लंबाई आपको मिलेगी बियाफो ग्लेशियर की और 76 किलोमीटर लंबाई आपको मिलेगी सियाचिन ग्लेशियर की। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में आपको मिलेगा बाल्टोरो ग्लेशियर। इसकी कुल लंबाई है बाल्टोरो ग्लेशियर की आपकी कितनी, तो 63 किलोमीटर लंबा है यह बाल्टोरो ग्लेशियर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो श्योक नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो श्योक नदी है, श्योक नदी जो है, जो श्योक रिवर है आपको मिलेगी लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के मध्य, यानी कि काराकोरम श्रेणी को लद्दाख श्रेणी से कौन सी नदी अलग करती है, तो श्योक नदी। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य नदी की बात करें तो इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी जो है आपको मिलेगी किसके मध्य बहती है, तो जो सिंधु नदी है यह लद्दाख और किसके मध्य बहती है, तो जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है सिंधु नदी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो मैंने आपको बताया सिंधु नदी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्योक नदी। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लद्दाख श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न लद्दाख श्रेणी से है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी स्टॉक कांगड़ी। तो स्टॉक कांगड़ी जो है यह लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे आप याद रखिएगा, स्टॉक कांगड़ी जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे याद रखिएगा। हम यहाँ पे लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है लद्दाख श्रेणी। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है आपका लद्दाख श्रेणी। तथा यह जो लद्दाख श्रेणी है, आप ध्यान दीजिएगा, काराकोरम श्रेणी के बाद आएगी, यानी कि काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी आपकी। उसके बाद आपको मिलती है कौन सी, जास्कर मिलेगी, और उसके बाद आपको मिलेगी कैलाश पर्वत श्रेणी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे हम लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको हमने बताया क्या है, स्टॉक कांगड़ी। क्या नाम है, तो स्टॉक कांगड़ी जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक पास आपको मिलेगा लद्दाख श्रेणी में, खारदुंगला पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खारदुंगला पास जो है, खारदुंगला दर्रा जो आपको मिलेगा लद्दाख श्रेणी में। तथा यह क्यों फेमस है, तो यह इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यानी कि इंडिया का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट जो मोटरेबल यानी कि गाड़ी चलाने वाला रोड है वह आपको मिलेगा खारदुंगला पास लद्दाख श्रेणी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो है खारदुंगला पास जो है यह लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। तथा यह जो खारदुंगला पास है यह इंडिया का सबसे ऊंचा मोटोरेबल रोड, यानी कि यहाँ पे जो गाड़ी चलती है वह सबसे ऊंचे स्थान पे गाड़ी चलती है खारदुंगला पास में। पूरे भारत का जो सबसे ऊंचा गाड़ी चलाने का रोड है वो है खारदुंगला पास। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो पैंगोंग जो झील है यह आपको मिलेगी लद्दाख श्रेणी में ही। तो आप याद रखिए, इसी पर विवाद भी हुआ था। तो पैंगोंग जो झील है यह भी आपको मिलेगी लद्दाख श्रेणी में। तो वे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद और कुछ बताना अगर बाकी नहीं, हाँ तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको स्टॉक कांगड़ी बताया था। तो जो स्टॉक कांगड़ी है जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है स्टॉक कांगड़ी, इसी स्टॉक कांगड़ी पे ही आपको मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस जो नेशनल पार्क है
यह आपको मिलेगा स्टॉक कांगड़ी चोटी पर ही। इसे आप याद रखिएगा, जो हेमिस नेशनल पार्क है यहीं पे आपको मिलेगा, मतलब जो हेमिस नेशनल पार्क है आपको मिलेगा स्टॉक कांगड़ी चोटी पर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे भारत में स्थित हिमालय की बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा। अगर भारत में स्थित पूछे, यानी कि भारत में जो स्थित हिमालय है, जो भारत का हिस्सा हिमालय है, उसके अगर सबसे ऊंची चोटी की बात हो तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। तो आप इसे याद रखिएगा, जो कंचनजंगा है यह भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। कंचनजंगा आपको मिले कहाँ पे? तो सिक्किम में, तथा यह प्योर रूप से भारत में स्थित है कंचनजंगा। तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अगर हम बात करें तो केटू जो है यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ेगा। तो यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात आए तो केटू आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो केटू है यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है तथा यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी आप याद रखिए। अगर भारत में स्थित पूछे, अगर भारत में स्थित पूछे तो आपका सिक्किम में स्थित कंचनजंगा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसकी बात हो तो केटू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा जो केटू है यह दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तथा जो कंचनजंगा जो भारत में स्थित हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है यह दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी थी। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है जो आपको नेपाल में मिलेगा, यह दुनिया की पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में मिलेगी। और सेकंड नंबर पर आपको मिलेगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में केटू यानी कि गार्डवन आश्रम, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि प्योर रूप से भारत में स्थित हिमालय में है, सिक्किम में। तो इसे आप याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं अगर हम कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598। कितनी है? तो 8,598 मीटर कुल ऊंचाई है। किसकी? तो कंचनजंगा की। वहीं अगर हम गार्डवन आस्टिन केटू की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगर हम हिमालय स्थित माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसकी कुल लंबाई ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार मैं इनकी ऊंचाई लिख दे रहा हूँ। तो कंचनजंगा की मैंने ऊंचाई आपको बताया था 8,598 मीटर, 8,598 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। केटू की कुल ऊंचाई आपको मिलेगी 8,611 मीटर। और उसके बाद दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कुल है 8,848 मीटर। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये तीनों ही जो हैं दुनिया की, मतलब पहले नंबर पे आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है गार्डवन आस्टिन केटू, और तीसरे नंबर की है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको अभी बताया, जो कंचनजंगा है यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित हिमालय का हिस्सा है, तथा यह भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई मैंने आपको बताया था 8,598 किलोमीटर, तथा यह सिक्किम में स्थित है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी, मंसूरी श्रेणी, मसूरी यहाँ पे होगा, धौलाधर श्रेणी और महाभारत श्रेणी निम्नलिखित में से किसका पार्ट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है, आप याद देखिएगा, जो पीर पंजाल श्रेणी है जो आपको मिलेगी कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी आपको कश्मीर में मिलेगा। उसके बाद मसूरी श्रेणी आपको मिलेगी उत्तराखंड में। उसके बाद धौलाधर श्रेणी आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर श्रेणी है। और उसके बाद महाभारत श्रेणी आपको मिलेगी नेपाल में। तो ये सभी जो श्रेणियाँ हैं किसका हिस्सा हैं? तो मध्य हिमालय का, यानी कि मध्य हिमालय में ये सभी श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपका मध्य हिमालय को क्या किस अन्य नाम से हम जानते हैं? तो मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा लघु हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय। तो इसकी ये सभी श्रेणियाँ, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है, धौलाधर श्रेणी आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, और महाभारत श्रेणी आपको मिलेगी कहाँ पे? तो नेपाल में। तो इसे आप याद रखिए कि ये सभी मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय का ही हिस्सा हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, डाफला, मिसमी, अबोर, मीरी पटकाई हिल्स, ये सभी किस राज्य में स्थित पहाड़ियाँ हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में स्थित। आप इसे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की ये सभी पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मिसमी, अबोर, मीरी पटकाई हिल्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। वही अगर हम मेघालय में स्थित पहाड़ियों की बात करें तो गारो,
गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं आपको मिलेंगी, जयंतिया यहाँ पे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी कहाँ पे, तो मेघालय में। अगर हम असम की बात करें तो असम में मिलेगी आपको मिकिर हिल्स, असम में आपको मिलेगा मिकिर हिल्स जो है आपको मिलेंगी असम में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजो या लुसाई हिल्स, आप याद देखिएगा, मिजो या लुसाई हिल्स आपको मिलेंगे मिजोरम में। तो ये पहाड़ियाँ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उस पहाड़ियों को हम किस नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहीं पे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो राइट आंसर आपको जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी कहाँ पे, तो केरला और तमिलनाडु में, केरल एंड तमिलनाडु में आपको मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तथा नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा, कौन सी है, तो दोदा बेटा जो है यह नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नीलगिरी पहाड़ियों को हम किस नाम, नीलगिरी पहाड़ियों की खासियत क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं आपको कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलेंगे। तथा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो एक ही राज्य में स्थित है अजंता पर्वत श्रेणी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अजंता पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित पहाड़ियों को आपको सही क्रम में सजाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसमें से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है इसमें से। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही सुमिलित है। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ यानी कि कार्डमम हिल्स आपको कोरोमंडल तट पे नहीं मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगी, या मिलेंगी आपको मालाबार तट पे, कहाँ पे, तो आपको मिलेंगे केरल में स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, न कि कोरोमंडल। यानी कि यह जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं ये इलायची की खेती के लिए फेमस हैं। तो पहला तो आपका सही सुमिलित नहीं है। उसके बाद कैमूर हिल्स जो है आपको मिलेंगी कोंकण तट पे नहीं है, आपको मिलेंगे कैमूर हिल्स, कहाँ पे, बिहार में है कैमूर हिल्स। आप याद रखिएगा, जो विंध्यन श्रेणी है, जो विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं उनकी जो श्रेणी बिहार में उसको हम कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो विंध्यन श्रेणी है, जो विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं उनको हम जो है बिहार में कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद हम महादेव श्रेणी की बात करें तो यह मध्य भारत यानी कि एमपी में है। तो यह बिल्कुल सही आपका है। जो महादेव की पहाड़ियाँ यह मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि मध्य भारत में स्थित है। इसके बाद मिकिर हिल्स आपको मिलेंगे पूर्वोत्तर भारत में, सही है, यानी कि मिकिर हिल्स आपको मिलेगा कहाँ पे, तो असम में। तो यानी कि तीसरा और चौथा आपका जो ऑप्शन है सही, यानी कि तीसरा और चौथा आपका सही सुमिलित है और पहला और दूसरा आपका सही सुमिलित नहीं था, तो मैंने उसको भी बता दिया है। कार्डमम के हिल्स आपको मिलेंगे केरल में तथा ये इलायची खेती के लिए फेमस है। कैमूर की पहाड़ियाँ को हम बिहार में देखेंगे तथा कैमूर की विंध्यन श्रेणी की जो रेंज है जो बिहार में चली गई है उसको हम कैमूर पहाड़ियों के नाम से, यानी कि जो विंध्यन श्रेणी है उसी को हम बिहार में कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा महादेव हिल्स आपको मिलेंगी मध्य भारत में, यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। इसके बाद मिकिर हिल्स आपको मिलेंगे पूर्वोत्तर भारत यानी कि असम में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3 और 4 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर कहाँ पे स्थित है, तो जो नंदा देवी शिखर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो नंदा देवी शिखर आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो नंदा देवी शिखर है आपको मिलेगा उत्तराखंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान दीजिएगा, जो नंदा देवी शिखर है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो नंदा देवी शिखर आपको मिलेगा उत्तराखंड में। आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो जो गुरु शिखर पर्वत श्रेणी है निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो गुरु शिखर पर्वत श्रेणी है या आपको मिलेगी कहाँ पे, तो राजस्थान में, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। तथा अरावली जो पर्वत है, अरावली जो पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी उसी को हम कहते हैं गुरु शिखर, यानी कि अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं गुरु शिखर। तथा जो अरावली पर्वत है यह ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है पूरे विश्व का। तो इसे आप याद देखिएगा, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की अगर हम बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की अगर हम बात करें तो अरावली जो श्रेणी है यह पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा यह दिल्ली से शुरू होती है तथा यह कहाँ भी जाती है, गुजरात तक यह फैली हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी राजस्थान
में गुरु शिखर, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा गुरु शिखर जो यह माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है आपका गुरु शिखर, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1722 मीटर इसकी कुल लंबाई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने बात की थी नंदा देवी की, तो नंदा देवी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यह ग्रेटर हिमालय का हिस्सा यानी कि बृहद हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी, तो इसे आप याद रखिएगा। नंदा देवी जो है यह बृहद हिमालय का हिस्सा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विंध्य हिमालय की पहाड़ियों को बिहार में हम किस नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था, तो विंध्य हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उनकी जो रेंज बिहार में चली गई, जो पहाड़ियों की जो श्रेणी बिहार में चली गई, उसको हम कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंध्य पहाड़ियों की श्रेणी को जो है बिहार में हम कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जो महादेव हिल्स हैं, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं जो आपकी मध्य प्रदेश में चली गई, उसको हम महादेव हिल्स के नाम से जानते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। सतपुड़ा रेंज जो है मध्य प्रदेश में जो आपकी चली गई है उसको हम महादेव हिल्स के नाम से जानते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा छत्तीसगढ़ में ही आपको मिलेगी मैकाल हिल्स, तो सतपुड़ा हिल्स की का ये हिस्सा है जिसको छत्तीसगढ़ में मैकाल हिल्स के नाम से जानते हैं। तथा राजपीपला आपको मिलेगा गुजरात में, तो ये अभी सतपुड़ा पहाड़ियों का ही हिस्सा है, यानी कि आप याद रखिएगा सतपुड़ा पहाड़ियाँ की 3 श्रेणियाँ हैं, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स और राजपीपला हिल्स। तथा सतपुड़ा पहाड़ी की जो श्रेणी आपकी मध्य प्रदेश में चली गई उसको हम महादेव हिल्स के नाम से जानते हैं। तथा सतपुड़ा पहाड़ी की जो श्रेणी आपकी छत्तीसगढ़ में चली गई उसको हम कहते हैं मैकाल हिल्स, और सतपुड़ा पहाड़ियों की जो श्रेणी आपकी गुजरात में चली गई उसको हम कहते हैं राजपीपला हिल्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो यह जो सतपुड़ा श्रेणी है इसको हम 7 पहाड़ियों की श्रेणी भी कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। सतपुड़ा श्रेणी को हम सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। तथा जो सतपुड़ा श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, आप याद रखिएगा। जो धूपगढ़ है जो महादेव हिल्स पर स्थित है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में, यह जो है सतपुड़ा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वही प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, धूपगढ़ निम्न में से किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की, जो सतपुड़ा श्रेणी का जो भाग आपका मध्य प्रदेश में चला गया है जिसको हम महादेव हिल्स के नाम से जानते हैं, तो महादेव हिल्स पर ही स्थित है यह धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कुल ऊंचाई आपको मिलेगी 1350 मीटर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो महादेव हिल्स आपको लेंगे मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में, कहाँ? तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के निकट ही है धूपगढ़ चोटी, जो कि सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है। अगला इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 2695 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक इसका हिस्सा है तो केरला में स्थित जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, केरल में स्थित जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उसी पर स्थित है अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हिमनद, पहाड़ और पहाड़ियों से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसको आज हमने कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।